मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में की है और अब मैं काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता है इसमें काम ढूंढना इतना आसान नहीं होता। जान पहचान बहुत ज़्यादा चलती है और जब काम मिल भी जाए तो तनख्वाह बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर आपने अच्छे आर्टिकल्स लिखे हों, तो इसमें काम आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैं पहले से ही ऐसी स्टोरीज ढूंढना शुरू कर चुका हूं जिसमें बाद में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं अपने राज्य के हर कोने में घूमना चाहता हूं। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां पर रहस्यमय जगह हों। यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं, वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। पुरानी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, पुराने किस्से सुनाए जाते हैं, शाप की बातें सुनाई जाती हैं। पुराने ज़माने में घटी ऐसी दर्दनाक घटनाओं के बारे में बताया जाता है और मैं इसी जगह पर पहुंच जाता। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता तो मुझे पता चलता यहाँ कोई भी सच्ची घटना नहीं है, बल्कि किंवदंतियों से भरे हुए ये गांव झूठ बताते जा रहे थे। इन गांव में और कोई काम नहीं था और इन कहानियों को ढूंढते ढूंढते लोग वहां पर आते, वो उनसे पैसे मांगने लगते। झूठी कहानियां बनाते थे वो, और मैं ऐसी झूठी कहानियों से पक चुका था। मेरे पास कोई अच्छा आर्टिकल था ही नहीं। तभी मेरी नज़र में एक ऐसा गांव आया जो वीरान हो चुका है। कहा जाता है कि वहां पर सब लोग मर चुके हैं और किसी प्रेत के कारण ऐसा हुआ है। मैं उसके बारे में पूरी जानकारी पाना चाहता था, लेकिन मन में उदासी थी, कहीं यहाँ पर भी वैसे ही हालात ना हो, बनी बनाई कहानियां ना हो। मैं डर रहा था। लेकिन उस गांव में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। इन जंगलों में बिल्कुल बीच में बसे गांव तक पहुंचना आसान नहीं होता। इन वीरान पड़ी पहाड़ियों को पार करना इतना आसान खेल नहीं। वहां बड़े बड़े पत्थर हैं और अगर आपका पैर फिसले तो आप पहाड़ी से नीचे गिर सकते हैं। यहाँ रास्ते टूटे फूटे हैं, कई पगडंडियां बहुत ही छोटी सी हैं और गांव से वहां चलकर लोग शहरों तक आते हैं। एक ऐसा ही गांव जहां पर कोई रहता तक नहीं, मुझे वहां पर जाना था। कोई ना कोई तो मिलेगा। किस्सा, कहानियां, तस्वीरें, कुछ भी मिल जाए जो मेरे काम आ जाए। उस गांव की एक भी तस्वीर आप कहीं पर ढूंढ नहीं सकते। तो मेरी नज़र पड़ी कि क्यों ना मैं एक तस्वीर ही खींचकर उस गांव की ले आऊं, तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। जैसे ही मैं उस जंगल के एक किनारे तक पहुंचा, वो वीरान और बड़ा जंगल मेरी आंखों में खटक रहा था। आसपास के गांव में पूछने के बाद मुझे पता चला सच में वो गांव उस जंगल के बीच में मौजूद है और वहां पर कोई नहीं रहता। कभी उस जंगल से बाहर चलकर लोग आया करते थे, अब वहां पर बस लाशें मिली थीं, कोई जिंदा नहीं बचा था। इसका कारण भी कोई जान नहीं पाया। जो लोग उस गांव से भागकर बाहर की तरफ आए थे, उन्होंने बताया एक प्रेत सबको मार रहा है। लेकिन इस प्रेत की क्या कमजोरी है, उसे कैसे रोका जाए, वो सच में प्रेत है या नहीं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं उस जंगल के किनारे उस आखिरी गांव तक पहुंच गया था और उस गांव के लोग मुझे देखकर हैरान थे। अमूमन उस गांव में कोई नहीं आता। उस गांव में देखने लायक कुछ नहीं है। कोई सुख सुविधा वहां पर मौजूद नहीं है, ना ही वहां पर मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। साधारण पुराना गांव जिसके कई घर टूटे फूटे थे। ज़्यादातर बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे और कुछ पुराने खेल खेल रहे थे। बातों बातों में मैं भी उनसे पूछने लगा, वो गांव मौजूद कहाँ पर है? क्या वो जंगल के बिल्कुल बीच है? अगर है तो रास्ता क्या है? मैं रास्ता जानना चाहता था, क्योंकि इतने बड़े जंगल में अगर मैं भटक गया तो कहीं और ही पहुंच जाऊंगा और दिन बर्बाद होंगे वो अलग। ऐसे जंगलों में कई ऐसे जानवर भी रहते हैं जो इंसानों को मार देते हैं। कभी कभी इन जंगलों में भटक कर हमारी मौत तक हो सकती है। जंगल से बाहर आना इतना आसान काम नहीं होता। इस आखिरी गांव तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। यहाँ रास्ते बारिश के कारण बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और सड़कों का निर्माण बहुत सालों बाद होता है। इन टूटी सड़कों से यहाँ अंदर इस गांव तक पहुँचना बहुत बड़ी मुसीबत थी और आखिरकार मैं यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन अंधेरा हो चला था।
इससे आगे मैं अंधेरे में नहीं बढ़ सकता था। मुझे आज रात इस आखिरी गांव में ही बितानी थी और इसके बाद मैं जंगल की तरफ बढ़ता। मुझे वो गांव वाले बहुत अच्छे लगे। अच्छी तरह से बात कर रहे थे, मुझे खाने को दिया। वो पैसे बिल्कुल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो मेहमान नवाजी को अपना धर्म समझ रहे थे। मैं उनसे बातें करता रहा, मैं उस गांव के बारे में जानता रहा। मेरे पास पूरी एक रात थी और मैं सोना नहीं चाहता था। वो गांव वाले भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं शहर की उन्हें बहुत सारी बातें बताता, मैंने कैसे पढ़ाई की है, जर्नलिज्म की जानकारी भी मैं उन्हें दे रहा था। मैं कई ऐसे गांव की भी उन्हें जानकारी दे रहा था जहां पर झूठी भूतिया कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि वहां पर भूत हैं, पिशाच हैं, चुड़ैले हैं। वो सब पूरी रात मेरी कहानियां सुनते रहे और अपनी बातें बताते रहे। पूरी रात मैं जानकारी प्राप्त करता रहा था और अंत में मुझे ये पता लग गया था, इस जंगल के 3 पहाड़ों को पार करते ही वो गांव आता है। एक छोटी पगडंडी बड़ी आसानी से मुझे वहां तक ले जा सकती है। यहाँ रास्ते ज़्यादा साफ नहीं मिलेंगे, लेकिन वो रास्ता जैसे ही पकड़ लो आपको उस गांव तक ही पहुंचाता है। रास्ते में आने वाली कई चीज़ें आपको डरा सकती हैं। यहाँ उनका मानना था भूत प्रेत उन रास्तों पर सबको रोकते हैं, उस गांव में किसी को जाने नहीं देते। वो एक पुराना गांव है जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन तक होता है। किसी ज़माने में उस गांव तक कोई पहुँच ही नहीं पाता था। कहते हैं कि एक प्रेत उसकी रक्षा किया करता था और गांव वाले ही खुद उस गांव से बाहर आते, लोगों से मिलते और व्यापार करते। कोई उस गांव तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और उस गांव के लोग खुद ब खुद मरने लगे और कुछ भागकर इस गांव तक भी आ गए। मैं किसी ऐसे से मिलना चाहता था जो उस गांव से आया हो, लेकिन वो इस गांव तक ही सीमित नहीं थे। वो यहाँ से भी दूर भाग लिए थे और कारण भी किसी को बता नहीं पाए थे। अगली सुबह मैं उस गांव की तरफ चल पड़ा था और जैसे ही मैं उस जंगल के अंदर जाने लगा था, एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा था। शायद वो कोई बाबा लग रहा था और वो किसी तरह मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती जलाकर पूजा कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अंकल जी आप क्या कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, मैं हर रोज़ यही करता हूँ। कोई मुझे बताकर गया था कि उसके परिवार वालों की मौत इसी जंगल में हुई है। बस हर रोज़ इस तरह पूजा पाठ करना और मरने वालों की आत्मा को शांति मिलती है, वहाँ सुख रहता है। इसीलिए मैं हर रोज़ ये करता हूँ। इसी के साथ सच्चाई भी जानता हूँ जो मन में दबाए रखता हूँ। तो मैंने कहा, कौन सी सच्चाई? अगर आप इस जंगल की कोई सच्चाई जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। मैं इस जंगल में जाने वाला हूँ और कुछ ज़्यादा पता लग जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, मत जाओ, इस जंगल में मत जाओ। जो भी गया वापस नहीं आया। तुम भी शायद वापस ना आ पाओ। मेरा यकीन करो, उस भ्रम को तुम पार नहीं कर पाओगे। उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, लेकिन इसी तरह की कहानियाँ तो पिछले और भी कई गांव में सुनाई जाती थी। वहाँ पर मैं जाकर वापस आ गया। लेकिन क्या सच में इस गांव में जाना मेरे लिए खतरनाक होगा? वो बाबा मुझे रोके जा रहे थे। मैं रुकना नहीं चाहता था। मेरे पास आखिरी मौका था, काम मुझे मिलेगा नहीं और अगर इससे मैं बाहर आ गया तो सुनाने को एक कहानी होगी, भले ही वो झूठी क्यों ना हो। मैं बढ़ चला था उस जंगल के अंदर की तरफ। पहले तो रास्ता बिल्कुल दिख नहीं रहा था, लेकिन आगे जाकर एक पगडंडी मिल ही गई। वो पगडंडी मैंने पकड़ ली और उसी के सहारे आगे बढ़ने लगा। मुझे ये जंगल और घने से घना होता नजर आ रहा था। यहाँ तक तो सूरज की किरणें पहुँचती बहुत ही कम और दिखता भी बहुत ही कम। कई जगह पेड़ों की संख्या कम होती तो वहाँ पर रोशनी जैसे चारों तरफ फैल जाती, लेकिन कई जगह तो इतने घने पेड़ थे कि रोशनी बिल्कुल बंद सी हो जाती, जैसे रात का समय हो चुका हो। लेकिन फिर भी वो पगडंडी किसी तरफ ले जाए जा रही थी। उस पहले पहाड़ पर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं। वो बंदर पेड़ों पर चढ़े जैसे मुझे झांके जा रहे थे और मुझे डर लग रहा था। बंदर कई बार हमला भी कर देते हैं और आपका सामान भी चुरा लेते हैं, लेकिन वो बंदर पेड़ों पर इस तरह से चढ़े हुए थे कि एक ही जगह पर चिपके हुए थे और हिल नहीं रहे थे। डरे हुए बंदरों को मैंने इस तरह देखा था। पहले भी मैं इस तरह बंदरों को देख चुका हूँ। जब वो किसी चीज़ से डर जाते हैं तो इस तरह कोने में चिपक जाते हैं, हिलते नहीं, और वो मुझसे डरे हुए लग रहे थे। मैंने उन्हें डराया नहीं और मैं आगे की तरफ बढ़ चला।
आगे जाकर पेड़ अपने आप हिल रहे थे और बंदर मुझे दिख नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था पेड़ों के ऊपर कोई छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन वो बंदर नहीं थे। पेड़ तो हिलते लेकिन कोई नजर नहीं आता। पेड़ भी इतने ऊंचे थे कि ऊपर तक देखा नहीं जा रहा था और नीचे भी मुझे देखना था। कई बार नीचे छोटे छोटे सांप होते हैं जो आपको काट सकते हैं, या इसी तरह के छोटे छोटे जीव भी आपके कपड़ों में जा सकते हैं। तो मुझे ध्यान नीचे की तरफ रखना होगा, ना कि ऊपर की तरफ। ऊपर हिलते हुए पेड़ कभी कभी डरा से देते, लेकिन मैं रास्ते में रुकने वाला नहीं था। ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अंधेरा होने से पहले मुझे उस गांव तक पहुंचना ही होगा। अब मैं उस पहाड़ी से नीचे उतर आया था तो आगे पेड़ों पर काले रंग का पेंट किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ पर काले रंग का पेंट किया हो, वो चमक रहा था। मुझे समझ में नहीं आया ये पेंट सरकार द्वारा करवाया गया होगा या गांव वालों द्वारा, लेकिन क्यों जंगल के बिल्कुल बीच में ऐसा इलाका बनाया गया है जो पेंट वाले पेड़ों जैसा लग रहा था। थोड़ा आगे चला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, उन पेड़ों पर अब पेंट नहीं था, जैसे वो पेंट गायब हो गया। मैं बार बार आंखें मलता और देखने की कोशिश करता, लेकिन वो काले रंग का पेंट जैसे साफ हो गया था। बस मेरे आगे वाले पेड़ों पर फिर से वैसा ही पेंट था, जबकि पीछे वाले पेड़ों पर नहीं था। मैं पीछे तक गया, उन पेड़ों को हाथ लगाया और वहां पर किसी तरफ पेंट नहीं था। वो हट चुका था, लेकिन पहले मुझे नजर आया था। तो मैंने सोचा आगे वाले पेड़ों पर हाथ लगाकर देखता हूं ये पेंट कैसा है जो कुछ देर बाद गायब सा हो जाता है। जैसे ही मैं उस आगे वाले पेड़ तक गया, वो पेंट पिघलकर जमीन में धंसता हुआ नजर आया मुझे। ऐसा नहीं लग रहा था वो साधारण पेंट है, ऐसा लग रहा था वो कोई जीव है। इस तरह का जीव जो पिघलकर जमीन में समा गया हो। कुछ समय के लिए तो मैं सन्नसा हो गया था। कदम पीछे हटा लिए थे मैंने और बस आगे की तरफ बढ़ रहा था। नजरें भी झुक गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देखा था जिसे मैं बयां नहीं कर पाया। क्या है ये? क्या ये कोई बीमारी है या कुछ जीव जैसा है जिसकी जानकारी मुझे नहीं? क्या हो सकता है? कोई प्रेत हो सकता है? जैसे ही मन में प्रेत का ख्याल आया, मन ने समझा दिया, नहीं, प्रेत नहीं होते, ये झूठी कहानियां होती हैं। ऐसी झूठी कहानियां डराने के लिए बनाई जाती हैं और हमारा दिमाग सारा खेल खेलता है। यहां दिमाग को ज्यादा चलने नहीं दूंगा, ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। बस पेड़ पर कुछ रंग ही तो नजर आया है जो नीचे की तरफ पिघलकर चला गया। भ्रम होगा मेरे मन का। ये सोचता हुआ मैं आगे बढ़ गया था और आगे की तरफ गया तो मुझे दूसरी पहाड़ी नजर आ रही थी। मुझे उसे भी पार करना था, लेकिन मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके बाहर हाथ निकले हुए थे। कोई उस पेड़ के पीछे था और उस पेड़ को गले लगाया हुआ था। इस तरह बस मुझे हाथ नजर आ रहे थे। जो भी था उस पेड़ के पीछे और मुझे उसे देखना था। कौन इस घने जंगल में इस तरह से पेड़ को गले लगाकर वहीं पर खड़ा है? मैं घूमकर उस पेड़ के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो शख्स जो उस पेड़ को इस तरह से गले लगाए हुए था वो भी पीछे की तरफ घूमने लगा। मैं तेजी से घूमा उसे देखने के लिए, लेकिन उसकी रफ्तार मुझसे ज्यादा तेज थी। हर कोशिश करता मैं उसे देख नहीं पाता। कौन है जो पेड़ को इस तरह गले लगाकर पीछे छिपा हुआ है? मैं अब उस पेड़ के चारों तरफ घूम गया था और हर बार वो घूमकर दूसरी तरफ ही पहुंच जाता। मैं बस उसकी उंगलियां ही देख पा रहा था, लेकिन अब मैं पेड़ के चारों तरफ घूमकर ये पता कर चुका था कि पेड़ काफी मोटा है। ये जो भी होगा काफी तगड़ा होगा। इसकी बाजुएं काफी ज्यादा लंबी होंगी। कैसे कोई इतने मोटे पेड़ को पकड़ सकता है और इतनी रफ्तार उसमें कैसे है वो तो मुझे देख तक नहीं रहा। कैसे पता चल रहा है मैं किस तरफ मुड़ने वाला हूं? मैं कोशिश करता रहा उसे देखने की, लेकिन वो घूम घूम कर पीछे की तरफ जाता रहा। ये एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो ऊपर से काफी घना था। इसके तने काफी मुड़े हुए थे और ऐसा पेड़ कम ही देखने को मिलता है। ये डरावना और भूतिया सा पेड़ लग रहा था जिसे देखकर घबराहट हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी बार धोखा खा चुका था कि भूतों पर मैं यकीन नहीं करता। मुझे लग रहा था ये भी आंखों का भ्रम होगा या कोई चालाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। शायद उन गांव वालों को पता लग गया होगा कि मैं उस गांव को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जा रहा हूं, इसीलिए कुछ लोग मुझे डराने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उसकी रफ्तार मुझसे ज़रूर तेज़ है,
इकलौता इंसान नहीं हो सकता, 2 इंसान होंगे। एक की बाजू इस तरफ घूमी होगी, दूसरी की इस तरफ। फिर भी उनकी रफ्तार को कम कैसे करूं? कैसे उसे पकड़ने की कोशिश करूं? मेरे मन में एक ख्याल थे। तभी मैंने ज़मीन पर वैसा ही काले रंग का पेंट देखा जो ज़मीन से ऊपर की तरफ निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था छोटे छोटे पानी के गड्ढे बने हुए हों और उनमें पानी नहीं, वो पेंट भरा हुआ था। कई जगह पर ऐसा ही था और वो इस तरह से हिल रहा था जैसे जीवित पेंट हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज हो क्या रहा है? तभी मन में एक और ख्याल आया। कभी मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि जंगल में कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें से निकलने वाली गैस आपको मदहोश कर देती है, आपको झूठ देखने को मजबूर कर देती है और आप यकीन कर लेते हैं। कहीं यहाँ पर भी वही तो नहीं हो रहा? लेकिन मुझे उस इंसान को पकड़ना है। मैं आगे की तरफ बढ़ा उसे पकड़ने के लिए। तभी मेरा पैर उस खड्डे में फंसा जहाँ वो काले रंग का पेंट था। मेरा एक पैर इस तरह से फंसा कि बाहर निकल नहीं पा रहा था। ये कोई दलदल थी जिससे पैर खींचा नहीं जा सकता था। मैंने दूसरा पैर बाहर रखकर खींचने की कोशिश की और गलती ये हो गई, दूसरा पैर मेरा दूसरे खड्डे में चला गया। वहां पर भी काला पेंट था। दोनों पैर 2 अलग अलग खड्डों में थे जो धीरे धीरे धंसकर जमीन में जा रहे थे। मैं इस दलदल से कैसे निकलूं? हाथों का जोर लगा लिया था और कब वो 2 खड्डे आपस में जुड़कर एक बड़ा खड्डा बन गए मुझे पता नहीं चला। ये ऐसा भ्रम था जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता और कुछ खड्डे जो करीब थे वो जुड़कर इस खड्डे को बड़ा करते जा रहे थे। वो सारा पेंट एक ही खड्डे में आ रहा था और मैं धड़ तक वहां फंस चुका था। मैंने हर कोशिश की उससे बाहर निकलने की, लेकिन वो एक भ्रम वाला दलदल था जो जितना हिलते उतना अपने अंदर समाता जाता। मेरे शरीर का आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर धंस गया था और धीरे धीरे बाकी भी धंस रहा था। कभी मैं किसी चीज़ को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता तो कभी किसी। यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक रस्सी चाहिए थी। कोई मेरी तरफ रस्सी फेंकता जिसे पकड़कर मैं बाहर निकल पाता। वो पेड़ पर निकले हुए हाथ मेरे बहुत करीब थे। मैं काफ़ी करीब तक पहुँच गया था उसके। वो हाथ इसी तरह दोनों तरफ से निकले थे। वो आदमी पेड़ के पीछे और मैं आवाज़ें लगा रहा था, मदद करो, मैं यहाँ धंसने वाला हूँ, मैं यहीं पर मर सकता हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरी नज़र उस काले पेंट पर पड़ी। वो कोई पानी नहीं था बल्कि उसमें से चेहरे नजर आ रहे थे, डरावने डरावने चेहरे। वो काले पेंट से थोड़ा ऊपर की तरफ उभरते और वो चेहरे देखकर मैं डर जाता। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ उस काले पेंट के अंदर जैसे हाथों ने मुझे जकड़ लिया हो जो बस मेरे हिलने का इंतज़ार करते। जैसे ही थोड़ा सा पैर हिलाता मैं बचने के लिए, वो मुझे और अंदर की तरफ खींच लेते। धीरे धीरे छाती तक पहुंच गया था वो। मैं पूरा उसमें धंसने वाला था और मेरे हाथ बाहर थे। किसी चीज़ को पकड़ता जिसके सहारे मैं बाहर तक आ पाता, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो पेड़ इतना मोटा था कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। मैंने कोशिश तो कर ली थी। मैं चिल्लाने लगा था, कोई तो मदद करो, कोई मदद करो मेरी। हर तरफ ये आवाज़ें थीं, मेरी चीखें थीं और वो आदमी पेड़ के पीछे। मैं क्या करता? मैं उससे मदद मांगता रहा और अंत में उसने बस एक हाथ मेरी तरफ थोड़ा सा बढ़ाया। मैं उस हाथ को पकड़ सकता था। मैंने उस उंगलियों को देखा था, उसके लंबे से नाखून थे। वो सड़ी हुई उंगलियां किसी बूढ़े की लग रही थी और मुझे बस एक ही सहारा मिला था। इसके सहारे शायद मैं बच पाता। मैंने उस हाथ को पकड़ा और उसने मुझे बड़े जोर से खींचा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। खींचते खींचते उसने उस काले से पेंट से मुझे बाहर निकाल दिया और मैं पूरा बाहर आ गया। शरीर पर एक बूंद काले पेंट की नहीं लगी थी। शरीर बिल्कुल सूखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, यहाँ हुआ क्या है। मैंने कदम पीछे की तरफ खींच लिए। मैं उस पेंट से काफ़ी दूर आ गया था और उस आदमी ने भी मेरा हाथ जैसे ही छोड़ा, उसके दोनों बाजू उस पेड़ के पीछे कहीं गायब से हो गए, जैसे वो पूरा ही पीछे को चला गया। मैं भागकर उस पेड़ के पीछे गया उसका धन्यवाद करने के लिए। वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। मुझे वैसे हाथ नजर आए अपनी कमर पर।
जैसे उसने पीछे से मुझे गले लगा लिया हो। मैंने सर घुमाया, पीछे कोई नहीं था, बस वो बाजू थे। मैं डर के मारे वहां कांप रहा था। किसी ने मुझे जकड़ लिया था। वो बाजू मुझे गले लगाए हुए थे, बस बाजू थे वो, कोई पीछे नहीं था। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। कौन है ये? मैं आवाजें लगाने लगा। कौन है? कौन है? क्या तुम भूत हो? क्या करने वाले हो? तभी मेरे कान में एक फुसफुसाहट सी हुई। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं डरा हुआ ये कहने लगा, कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं भूत नहीं हूं, मैं एक वेताल हूं। मैं इसी तरह पेड़ों के पास रहता हूं, गांवों के पास रहता हूं, और अब तुमने मुझे छुआ है तो मैं बिल्कुल तुम्हारे पास आ गया हूं। इतने करीब कि आत्मा बस छू ही रहा हूं। वो एहसास मैं आपको बता नहीं सकता। वो हाथ मेरे शरीर का ही हिस्सा लग रहे थे। मैं दिमाग से कुछ सोच रहा था, वो उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लगा मुझे मेरे 2 बाजू नहीं 4 बाजू हैं। 2 बाजू मुझे बस छाती से जोर से दबा कर रखते, थोड़ी थोड़ी उंगलियां हिला पाता बस। वो कौन था? एक वेताल जो मुझसे चिपक गया था, और उससे मैं सवाल नहीं करना चाहता था। मुझे आज यकीन हो गया था ऐसी शक्तियां होती हैं। एक तो मुझसे चिपक गई है, ये मेरी जान लेकर मानेगी। डरा डरा मैं उससे सवाल करे जा रहा था, क्या करोगे तुम? क्या तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? तो उसने कहा, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हारी मदद की है मैंने, तुम मेरी मदद करो तो हम दोस्त बनेंगे। मैं तुम्हारे कितने काम आ सकता हूं तुम यकीन नहीं कर सकते। इसके बाद थोड़ा सा डर कम हुआ और मैं उससे पूछने लगा, हाँ, तुमने मेरी जान तो बचाई है, अब मेरे सवालों का क्या तुम जवाब दे सकते हो? तो उसने कहा, हर सवाल का जवाब। मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूं, तुम्हारा हिस्सा ही हूं, तो जो पूछोगे जवाब तो मिलना ही है। तो पहला सवाल मैंने काफी आसान सा किया, वो क्या था? काला सा पेंट, वो तेल सा क्या था? क्या वो कोई जीवित चीज थी? उसने कहा, नहीं, वो जीवित नहीं बल्कि प्रेत था, जो इसी तरह का होता है। तुम्हें अभी पता नहीं भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से एक ये भी था। ये खुद में समा कर पचा लेता है, और तुम काफी अंदर तक चले गए थे, बाहर ना निकल पाते तो ये तुम्हें भी पचा लेता। लेकिन मैं तुम्हारे पास था, इंतजार कर रहा था कब तुम मुझसे मदद मांगते। जैसे ही तुमने मांगी मैंने मदद कर दी। अगला सवाल थोड़ा डरावना था। पूछते हुए मैं डर रहा था। मैंने पूछा, क्या ये बात सच है कि इस जंगल में, उस गांव में जो लोग जा रहे हैं वो कभी वापस नहीं आ रहे हैं, वो मर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, हाँ, सच में उनकी मौतें हो रही हैं और इन शक्तियों के कारण ही हो रही हैं। मैं थर थर कांपने लगा था। मैं जानता था मेरे साथ भी वैसा ही होने वाला है। मैं मौत के करीब हूँ। तो अगला सवाल मैंने किया, क्या तुम मुझे भी मारने वाले हो? क्या तुम इसी तरह सबको मारते हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं मारता, और मैं तुम्हें कैसे मारूंगा? हाँ, कभी कभी किसी को नुकसान पहुंचाता हूं जो उस गांव के करीब पहुंच जाता है, लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं कर पाता। जब से वो घटना हुई है मैं किसी काम का नहीं रहा। अब जाकर मेरी सांस में सांस आई थी। तो मैंने उससे पूछा, कौन सी घटना? क्या तुम उस गांव में मच रहे आतंक की बात कर रहे हो? तो उसने भी कान में फुसफुसाया, हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। वो एक बहुत शक्तिशाली पिशाच है जिसने उस गांव में सबको मार दिया। जो बचा वो बाहर भाग गया और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। उसने इस तरह दिमाग लगाया कि मुझे भी फंसा लिया, उस गांव वालों को भी फंसा लिया, अपना काम कर लिया उसने। अब वो वहां का राजा है। अब मैं थोड़ा कम डर रहा था और उससे सवाल किए जा रहा था। मैंने कहा, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। वो गांव मशहूर हुआ करता था, वहां कोई नहीं जा सकता था। अब ऐसा क्या हुआ कि सब मारे गए? वहां पर तुम भी रहा करते थे, या तुम इसी तरह पेड़ों के पास इस हाथों को दिखाते रहते हो डराने के लिए? क्या हो तुम? कौन हो तुम?
क्या उस गांव का इतिहास है, शुरू से बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। मैंने ये सवाल किए थे और उसने कहा, बढ़ चलो आगे की तरफ, तुम्हें उस गांव में जाना होगा। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा। मेरा काम भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वो मुझे जवाब देता गया, मैं आगे की तरफ बढ़ता गया। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद उस गांव तक पहुंचता मैं, और रास्ता काफी लंबा था। मेरे साथ एक वेताल चिपका हुआ था जो मुझे जवाब दिए जा रहा था। उसने वो कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने कहा, ये गांव बहुत पुराना है, यहाँ पर कभी राजाओं ने भी हमला किया था और वो कभी जीत नहीं पाते थे। मैं तब से यहाँ पर रह रहा हूँ, और वेताल बुरे नहीं होते। वेताल तब बुरे होते हैं जब उनका इस्तेमाल बुरा किया जाता है। मैं उस गांव से जुड़ा था, उस गांव की रक्षा किया करता, और वो गांव एक खुशहाल गांव था। लेकिन तभी उस पर किसी की नज़र लग गई, और वो था उस गुफा का पिशाच जो मुझसे भी बहुत साल पुराना है। किसी ने उस गुफा की खुदाई की और वो पिशाच बाहर आ गया। वो इतने सालों से बंद था और सोचे जा रहा था उसे क्या करना है। जैसे ही वो बाहर आया उसने दिमाग लगाया। वो पहले तो कब्जा करने आया था इस गांव पर, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मेरी शक्ति के आगे वो ठहर नहीं पाया और उसने मुझे इस गांव से पहले तो दूर किया। मैं इसी तरह गांव की रक्षा करता हूं, और जब कोई मुझे हाथ से पकड़ ले तो मैं उसके साथ चिपक जाता हूं। इसी तरह मैं अलग अलग जगह सफ़र कर सकता हूं। और उस दिन वो आदमी जो गांव का सरपंच था, उसने कहा था कि जंगल में शिकार करने जाना है, तुम्हें साथ आना होगा। तो मैं उसके साथ चला गया। लेकिन वो जैसे ही उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचा, पता नहीं उसके मुंह से झाग निकलने लगी। जब मुझे पता चला उसे जहर दिया गया था और वो बस इतनी दूर तक ही आ पाया था। मैं भी उसके साथ जंगल के इतनी दूर निकल आया था और गांव वापस नहीं जा सकता था जब तक दोबारा मैं उस गांव से नहीं जुड़ता। और इतनी दूर पहुंचकर बस मुझे ये पेड़ मिला। तब से मैं यहाँ पेड़ पर चिपक गया, और पीछे उस पिशाच ने उस गांव की धज्जियाँ उड़ा दी। हर किसी को मारा उसने, औरतों और बच्चों को भी मारा, अपना शिकार बनाया। जो बच पाया वो भाग पाया। यहाँ से निकलते कई लोग दिखे मुझे, किसी में हिम्मत नहीं थी वापस गांव जाने की। मुझे कोई गांव तक पहुंच जाता तो मैं किसी की मदद कर पाता। मैं बस बंध गया इस पेड़ के साथ, और उस गांव में उसने राज किया। अब कोई नहीं है वहाँ। वो पिशाच है जो अपने साथ और भी शक्तिशाली प्रेत पिशाचों को भर रखे है। उसने गांव में सबको फैला रखा है और वो अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। पूरी दुनिया में इसी तरह पिशाच धीरे धीरे राज करते हैं। लोग उन्हें इंसान ही समझते हैं, लेकिन उनकी मंशा अलग होती है। वो सच्चाई नहीं दिखाते। ये पिशाच अभी कमज़ोर है। अगर ये बड़ा बन गया तो अपना साम्राज्य बड़ा करेगा। पहले तो वो शहरों को खाएगा, उसके बाद राज्यों को, फिर देशों को भी हड़प सकता है। इतिहास में कई पिशाच हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो इंसान नहीं पिशाच थे। इतनी विशाल जंग करवाई उन्होंने, लोगों को मरवाया। हर कोई ये कहता कि वो इंसान ही बुरा था, लेकिन कोई जानता नहीं वो इंसान ही नहीं थे, वो पिशाच थे। ये भी उनमें से ही एक है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो ये कुछ भी कर सकता है। तुम उस गांव में जाना चाहते हो, इसलिए मैंने मदद के लिए तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम मेरा काम कर सकते हो, मुझे उस गांव तक पहुंचा सकते हो, और अगर मैं उस गांव की रक्षा कर पाया तो मैं दोबारा उस गांव से जुड़ जाऊंगा। मैं हमेशा से यही काम करता हूं। वेताल बुरे नहीं होते, उनका इस्तेमाल बुरा हो तो वो बुरे होते हैं। हम अब दूसरी पहाड़ी पर चढ़ चुके थे। उसके बाद आगे निकल रहे थे। वहाँ घने पेड़ आ चुके थे और मैंने ध्यान दिया इन पेड़ों के ऊपर फिर से हरकत हो रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बंदर हैं। अब मुझे भूतों पर भी यकीन हो गया था तो मैं ज़्यादा डर रहा था। मुझे लग रहा था कभी कोई भूत छलांग लगाकर मेरे ऊपर ना आ जाए और मुझे मार ना दे। मैं बस गुनगुना रहा था, भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। लेकिन तभी मेरे कान में वो फुसफुसाहट सुनाई दी, डरो मत,
ये पेड़ों पर ही रहेंगे और सिर्फ अंधेरे में ही वार कर सकते हैं। कोई भी रोशनी अगर इन पर पड़ी तो ये मर जाएंगे। इसीलिए ये छिपते छिपाते तुम्हारे साथ साथ ज़रूर चल रहे हैं। बस किसी उजाले वाली जगह पर पहुंच जाओ, इनसे पीछा छुड़ा लोगे। मैंने वैसा ही किया। एक ऐसी जगह जहां पर पेड़ कम थे, रोशनी बहुत ज़्यादा थी। मैं वहां तक पहुंचा और ये पेड़ों के हिलने की आवाज़ पीछे ही रह गई। उसके बाद मैदान से आगे निकलते हुए फिर से मैं जंगल में जा घुसा। वहां पर वैसी आवाज़ें नहीं आई। वैसा ही तेल फिर से जगह जगह पेड़ों पर चढ़ा हुआ था। मैं जानता था ये वही प्रेत हैं जो इंसानों को खुद में समा सकते हैं। मैं डरा हुआ था और फिर से फुसफुसाने लगा, इनसे कैसे बचूं? ये अगर मुझे छू गए तो मुझे खींच लेंगे। अब तो तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, हाथ बढ़ाकर मुझे बचा भी नहीं पाओगे। फिर से उस वेताल ने मुझे बताना शुरू किया, ये तुमसे दूर रह रहे हैं, ये तुम्हारे करीब नहीं आ रहे, क्योंकि ये हाथों के छूने से ही फैल जाते हैं। ये बड़े आसानी से मारे जा सकते हैं। इन्हें बस उठाकर खाली ज़मीन पर फेंक दो, पटकने का जोर बस इन पर लगेगा और इनकी मौत हो जाएगी। डरो मत, इसीलिए तो तुमसे भाग रहे हैं। जहां पर भी ये पेंट सा नजर आए, हाथ मारना जोर से इन पर, मर जाएंगे ये। रास्ते में इसी तरह कई प्रेत, कई भूत आ रहे थे और वेताल मुझे बताता जा रहा था कि उनसे कैसे बचना है। तीसरी पहाड़ी पर चढ़ते समय जमीन से एक दो हाथ निकले थे। वो पेड़ों जैसे थे। कोई भी ये भ्रम खा सकता है कि वो बस पेड़ थे, लेकिन वो थोड़े थोड़े हिल रहे थे, जिन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैं खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे खींचने दे नहीं रहे थे। मैं पूरा जोर लगा रहा था और वो मुझे खींचे जा रहे थे और एक पेड़ में अंदर तक समाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन जड़ों जैसी को खींचने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थीं। वो मुझे बड़ी आसानी से खींचकर उस जड़ के अंदर तक ले जाते, ज़मीन के अंदर ले जाते। तभी उस वेताल ने कहा, ये जड़ें अकेली नहीं हैं, ये किसी पेड़ की जड़ें हैं। जब तुम पेड़ के पास पहुंचो, उस पेड़ पर कुछ मारना, इन्हें दर्द होगा। वो जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, पास में पड़ा पत्थर उठाया और उस पेड़ पर जोर जोर से मारने लगा। वो ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं था, एक छोटा पतला सा पेड़ था और मैं मारता गया, उससे पानी निकलने लगा और ये जड़ें इस तरह से तड़प रही थीं जैसे बस मरने ही वाली हों। वो मुझे खींचना छोड़ चुकी थी और अपने घाव भरने के लिए जहाँ पर मैं मार रहा था वहाँ पर लिपटती जा रही थी। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उस पेड़ पर मैं कई जगह मारता गया और वो जड़ें उस पेड़ को लपेट लपेट कर बचाने की कोशिश करती गई। मैं अलग अलग जगह ढूंढ कर मारता और अंत में वो जड़ें तड़पती हुई दिखी थी। मैंने वो अंतिम वार नहीं किया था। उस वार से एक बड़ी टहनी टूट ही जाती, लेकिन उन्हें इस तरह कांपता हुआ देखकर मैं समझ गया था वो मरने से डर रही हैं। तब मैं बड़ी आसानी से वहां आगे बढ़ गया। 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा मैंने, वो जड़ें उसी तरह से कांप रही थीं। वो खुद मुझसे छुटकारा पाना चाहती थीं। उन्हें पता लग गया था मैं उन्हें मार सकता हूं, इसलिए वो थर थर कांप रही थीं। तीसरी पहाड़ी पार हो गई थी। मुझे दूर घर नजर आ रहे थे, वहां पर धुआं निकल रहा था, लेकिन सामने वाली वो नदी मुझे पार करनी थी। एक तरफ जगह बनी हुई थी नदी पार करने की, एक हल्का लकड़ी का पुल। जैसे ही मैं उस पुल को पार करने लगा, मेरी नज़र उस पानी में पड़ी। पानी में मुझे खूबसूरत चेहरा नजर आया। वो कोई लड़की थी जो शायद डूब रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे करीब ही वो डूब रही है, लेकिन पानी से बाहर निकल नहीं पा रही हो। मैं हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचना चाहता था, तभी वेताल ने कान में फुसफुसाया, खूबसूरत चेहरा देखकर फिसल मत जाना, उसकी आंखों में मत देखना। उसने ये कहा और मेरी नज़र तब उसकी आंखों की तरफ पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ अपने आप चलने लग पड़ा। मैं हाथ उसे देकर जैसे बाहर खींचने ही वाला था, तभी वो वेताल फुसफुसाया, आंखों से ध्यान हटाओ। तभी मेरा ध्यान सामने पड़ा। मैं उससे दूर देखना चाहता था, कहीं और देखना चाहता था। तभी मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो पानी में वो खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि किसी चुड़ैल का चेहरा था जो बेहद ही भयानक था। बड़े बड़े दांत और उसके कई हाथ थे। वो हाथों से बस इंतज़ार कर रही थी कब मैं पानी में हाथ डुबोऊं और वो खींच ले मुझे उसी पानी में। वेताल ने कहा, अपने काम से मतलब रखो, किसी की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं।
हमने इस तरह वो पुल पार किया और अब हम बिल्कुल गांव के सामने थे। मैं उस गांव के अंदर जाना चाहता था। वेताल कान में फुसफुसा रहा था, अभी ज़रा रुको, रात होने का इंतज़ार करो, जितनी देर करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो अंधेरे में ताकतवर होता है। वेताल की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अभी शाम थी, अगर अंधेरा हो जाता तो वो ताकतवर हो जाता तो मैं कैसे उसका मुकाबला करता, और ज़्यादा अंधेरा होने पर तो ज़्यादा ताकतवर होता। आखिर ये वेताल मुझे बचाना चाहता है या मुझे मरवाना चाहता है? लेकिन उसकी बातों पर मुझे यकीन करना ही था। यहाँ मुझे कौन जानता है, मुझे कौन बचाएगा, यही तो है। मैंने बैग एक तरफ किया हुआ था और उसकी जकड़ भी महसूस हुए जा रही थी। ऊपर से मैंने जैकेट पहन रखी थी ताकि सामने से देखने वाला वो उन हाथों को देख ना पाए। मैं वहीं पर इंतजार करने लगा। पास में ही फल का एक पेड़ लगा हुआ था जिस पर सेब लगे हुए थे, ताज़े सेब। मैं उन्हें खा भी सकता था। पेड़ पर चढ़कर जैसे ही मैं एक सेब को तोड़ने लगा, वेताल कान में फुसफुसाया, तुम्हें नहीं लगता जंगल में इस तरह इस मौसम में ये सेब इस तरह ताज़े क्यों है? क्या इन्हें खाना समझदारी होगी? मैंने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना तो होगा ही। तो उस बेताल ने कहा, खाने को और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है उस पर सबसे ज़्यादा शक करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा था उस फल को खाऊं या ना। दिल कह रहा था खा लो, साधारण फल ही है, पेड़ पर लगा है, कौन सा ये गिरा हुआ है या सड़ा हुआ है। लेकिन वेताल की बात तो माननी ही थी। एक सेब को तोड़ा मैंने, उस पेड़ से नीचे आ गया मैं। वेताल ने कहा, इसे काट कर देखो। पास में पड़ा एक पत्थर मैंने उस सेब पर मारा और उसका कचूमर निकाल दिया। वो बिल्कुल साफ सुथरा सेब था, बस कुछ पलों के लिए। कुछ पल बाद उसके अंदर से निकलने वाला रस जिस नीचे घास पर गिरता वो घास काले रंग की हो जाती। उस सेब में जहर भरा था और वो पूरा सेब 1 मिनट में काला फिर गया। मैं बस एक बार उसे काट कर खाता, एक निवाला लेता और शायद ये जहर मेरे अंदर तक पहुंच जाता। तभी मेरी नज़र ऊपर हर सेब पर पड़ी। वो हर सेब हिल रहा था। ऐसा लग रहा था एक बड़ा सा प्रेत छोटे से कद में गोल आकार में बनकर सेब बन गया हो। नीचे कचूमर पड़े उस सेब को हिलते हुए देखा और ज़मीन में समाते हुए देखा। ये साधारण सेब हैं ही नहीं, ये भ्रम है प्रेतों का जो इंसानों को भटकाने के लिए यहाँ पर लटके हैं। जो इन्हें खाएगा वो स्वर्ग से धार जाएगा। रात के 12 बजे का इंतज़ार किया मैंने। वेताल ने कहा, समय आ गया है, चलो उस गांव की तरफ चलो। मैं उस गांव में अंदर की तरफ जाने लगा। मैं उस प्रेत से पूछने लगा, कहाँ मिलेगा वो पिशाच, कैसे करेंगे सामना? तो वेताल ने जो कहा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मैं तो पहले ही यहाँ से निकल गया था। वो कैसा दिखता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। उसने अपना खास स्थान कहाँ बना रखा है मैं नहीं जानता। वही तो तुम्हें ढूंढना है। मैं घबराया हुआ उसके चेहरे की तरफ देखना चाहता था, लेकिन उसका तो चेहरा ही नहीं है, बस हाथ हैं। गुस्सा निकालता भी तो किस पर? तूने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है और तू जानता तक नहीं करना क्या है। पिशाच का सामना मैं कर भी पाऊंगा? तो मैंने उससे कहा, क्या पिशाच की मैं पिटाई कर सकता हूँ? क्या मैं उसे पकड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ? तो पिशाच ने कहा, इंसानों से 10 गुना शक्तिशाली होते हैं पिशाच। सामने से लड़ोगे तो तुम्हें 5 मिनट में वो मार देगा, लेकिन आसानी से नहीं मारेगा। पिशाच शरीर से खाल को उधेड़ उधेड़ कर मारते हैं। तुम्हें मरने में 1 घंटा लगेगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। मैं और ज़्यादा डर गया था। क्या तुम मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हो? क्या तुम भी उसके साथ मिले हुए तो नहीं? तो वेताल ने कहा, नहीं, मैं उसके साथ मिला होता तो तुम्हें वहीं पहले ही मार देता। इतना शक्तिशाली हूं कि तुम्हें आसानी से कभी भी मार सकता हूं। उसने अपनी जकड़ बहुत मजबूत कर ली और मेरी सांस रुक चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसने वो पकड़ ढीली की और मुझसे कहा, ये देखो, अगर ऐसे पकड़ लूं तो तुम्हें कुछ ही मिनटों में मार सकता हूं सांस रोककर। मैंने मारा। अगर मारना ही होता तो पहले मारता, मुझे बस मदद चाहिए तुम्हारी। मैं उससे कह रहा था, क्या करूंगा मदद? 10 गुना शक्तिशाली इंसानों से। मैं भी तो इंसान हूं, कोई वेताल थोड़े ना हूं। मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा?
तो उसने कहा, जो स्थान है उसका, वहां पर उसका ताबूत होगा। एक पिशाच बिना ताबूत के जिंदा नहीं रह सकता। दिन के वक्त उसे सोना पड़ता है। वो जहां भी हो गायब होकर उस ताबूत में पहुंच जाता है और पूरा दिन वहीं बिताता है। सूरज की रोशनी से वो परेशान होता है और ऐसी जगह अगर उसे पहुंचा दिया जाए जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो तो वो भाग तक नहीं सकता। वहीं मौत मिलती है उसे। इसीलिए तो गुफाओं में छिपकर रहते हैं, अंधेरी जगहों में। वो ऐसी छोटी छोटी सुरंगों गुफाओं में रहते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो। वहां शिकार करते हैं वो इंसानों का। लेकिन ये गांव ऐसे जंगल में हैं जहां पेड़ बहुत ऊंचे हैं। अंधेरा दिन के वक्त भी हो जाता है। बारिश के कारण बादल रहते हैं। इसीलिए ये ठिकाना बनाया है उसने। बस वो ताबूत, उसकी मौत का कारण वो ताबूत ही बन सकता है। तुम्हें उस ताबूत को ढूंढना है। उस वेताल ने बताया कि पिशाच की एक ही कमजोरी होती है, वो किसी को सामने से देख नहीं पाता बल्कि सूंघ कर पता करता है कि दुश्मन कौन है। तुम हवा का ध्यान रखो, हवा किस तरफ चल रही है। हमेशा उससे उल्टी तरफ चल रही हवा में ही उसके पास जाना। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हवा पलटी तो वो पहचानेगा और खून सूंघ लेता है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने हाथ में एक हल्का सा कपड़ा पकड़ रखा था। वो कपड़ा जिस तरफ हिलता मुझे पता चल जाता हवा किधर को चल रही है, और हमेशा मुझे गांव में घुसने के लिए उसका ध्यान रखना पड़ता। अगर मेरी हवा गांव की तरफ चल पड़ी तो वो सूंघ लेगा। और सामने वो बड़ा घर दिख रहा था जिसमें रोशनी बार बार जल रही थी, बुझ रही थी। 2 बार कड़कती हुई बिजली उस पर पड़ी थी और ऊपर एक बड़ा सा डंडा लगाया हुआ था। बार बार बिजली उस पर पड़ रही थी। वो डंडा इस तरह गांव में नहीं लगाया जाता होगा। वो लोहे की रॉड लग रही थी लेकिन चमक नहीं रही थी। लकड़ी जैसा लगने वाला लोहे का वो डंडा एक घर के ऊपर था जिसके अंदर बार बार चमकती हुई रोशनी। वो कुछ करना चाहता था। वो जरूर अपने लिए सेवक बना रहा होगा, लेकिन कैसे? उससे पहले मुझे उसे रोकने का तरीका ढूंढना था। मैं घूमता घूमता उस गांव से उस घर के करीब जा रहा था और धीरे धीरे घंटे बीत रहे थे। शायद वेताल ने यही दिमाग लगाया था कि रात तो लग जाएगी घर के पास और अंदर पहुंचने में, तो दिन के वक्त जब वो कमजोर होगा, अंधेरे को ढूंढ रहा होगा, तब वार करने पर वो मरेगा। मैं घर के बिल्कुल सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया था। 1-2 बार लगा मुझे उस खिड़की पर पिशाच है जो बाहर झांक रहा है, लेकिन शायद वो मुझे देख नहीं पा रहा था। वो शायद समझ नहीं पा रहा था। सूंघने की शक्ति उसके पास थी लेकिन हवा उल्टी तरफ थी। वेताल सही कह रहा है। इसके बाद मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचा और तभी आंधी चलने लगी। और आंधी किस तरफ चलती है किसी को पता नहीं चलता। बार बार हवा कभी इधर से चलती कभी उधर से, और वो पिशाच दरवाजे से बाहर आकर खड़ा हो गया था। 10 फुट लंबा बड़ा सा पिशाच जिसका सफ़ेद रंग का चेहरा और आंखें कई थीं उसकी, बड़े बड़े कान और दांत उसके लंबे लंबे, उसकी ठुड्डी से बाहर दांत निकल आए थे उसके। ऐसा शैतान जिसको देखने पर ही जैसे मौत का एहसास हो जाए। उसने कुछ किया जिससे वो 10 फुट का शैतान हवा में लहराने लगा था। वो हवा के साथ जैसे कपड़ा लहराता है वैसे लहरा रहा था। उसने मुझे एक धक्का मारा और मैं 2 फुट पीछे गिर गया। उसके बाद उसकी उंगलियों से निकलने वाली वो बिजली मेरी तरफ पड़ी और जो हाथ वेताल के आगे की तरफ थे वो पीछे की तरफ हो गए। शायद वो मेरे सामने आ गया होगा। उस कड़कती बिजली को आंखों के सामने से फिसलकर पीछे की तरफ जाते हुए देखा मैंने। कोई मेरी रक्षा कर रहा था, मुझे दिख रहा था। भागता हुआ मैं उस घर के अंदर पहुंच गया। वेताल मुझे बताए जा रहा था, ताबूत ढूंढो, ताबूत ढूंढो। वो पिशाच भी मेरे पीछे पीछे, और कभी वो मेरी टांग पकड़ता और मुझे घसीट कर एक तरफ फेंक देता। वो वेताल बार बार मेरी रक्षा तो करता, मुझे बचाने की कोशिश तो करता, लेकिन मुझे पता चल रहा था पिशाच की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। वेताल के पास मेरा कमज़ोर शरीर था, इसलिए वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो ताबूत उस कमरे के बिल्कुल सामने पड़ा था और पीछे वो बड़ी सी खिड़की। मुझे उस पिशाच ने पकड़ रखा था और उसकी पकड़ बस कमज़ोर वो वेताल ही कर रहा था।
दोनों में जैसे वो लड़ाई चल रही हो जो मुझे नजर नहीं आ रही थी। वो पिशाच बार बार अपने सर को पकड़ लेता, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो उसे परेशान कर रहा था। ये वेताल कर रहा होगा। वहां 3 लोगों की जंग थी। उन दोनों की आपसी जंग में मेरा कमजोर शरीर बस कुछ ही फायदा कर रहा था, लेकिन पिशाच की शक्ति देखने वाली थी। उन उंगलियों से वो दीवारों को ऐसे फाड़ देता जैसे कागज को फाड़ा जाता है। बार बार वेताल के कहने पर मैं नीचे लेट जाता और उन उंगलियों से बचता। कभी छू गई मुझे उंगलियां तो धड़ सर से अलग हो जाएगा, इतने करीब से वो उंगली निकलती थी मेरे। मैं उस ताबूत को ढूंढ पाया था लेकिन हिला नहीं रहा था। मैं क्या करता? उसके बाद वेताल ने कहा, भाग, बाहर भाग। मैं बाहर की तरफ भागने लगा। वो पिशाच मेरे पीछे था और मेरी पीठ पर उंगलियों को छूते हुए वो दर्द मैं महसूस कर पा रहा था। वो उंगलियों का दर्द काफी कम था। शायद हर दर्द को वेताल पीछे से झेल रहा होगा। एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास उसने कहा, हाथों में मेरे हाथ मिला। मैंने उसके हाथों को पकड़ा और खींचकर उस पेड़ पर फेंक दिया जैसे उसने कहा। अब वेताल उस पेड़ से चिपक गया था। वो पेड़ उस घर के पास था और पिशाच मुझे मारने के लिए मेरे करीब बढ़ा तो उस पेड़ की लंबी लंबी जड़ों ने उस पिशाच को पकड़ सा लिया। पिशाच बेहद शक्तिशाली, उन जड़ों को भी काट पा रहा था। वो पेड़ उस पिशाच से जुड़ा था और पेड़ के कटते ही पिशाच आज़ाद हो जाता और शायद वो मुकाबला दोबारा ना कर पाता। मुझे आखिरी बार उस वेताल ने कहा था, ताबूत को बाहर ले आओ। 4 बजे का समय था। हमारे बीच जंग छिड़ी हुई थी। मैं उस घर के अंदर और बाहर पिशाच उस वेताल से लड़ रहा था। बार बार पिशाच उससे पीछा छुड़ाकर मेरी तरफ आने की कोशिश करता और एक झटके में वो वेताल शायद उसकी टांगों को पकड़ लेता। उसके पास वो हाथ थे जिस पर पिशाच की उंगलियों का कोई असर नहीं। वेताल भी शक्तिशाली था लेकिन अकेली बाजुओं के दम पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। घसीटते घसीटते उस ताबूत को मैं उस खिड़की को तोड़ बाहर ले आया था। भरे मैदान में इस गांव का चौराहा था ये। वहां ताबूत को रख दिया था और उसके बाद उसका ढक्कन मैंने खींच खींच कर तोड़ दिया। वो ढक्कन को मैं खींचता हुआ एक तरफ फेंक आया था और अब वेताल के पास जाना था मुझे। 5 बजे तक ये जंग जारी रही और 5 बजे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो जाता है। वेताल की रणनीति ने मात देनी शुरू कर दी थी पिशाच की रणनीति को। पिशाच बेहद दिमाग वाला था जिसने इस वेताल को पहले गांव से दूर किया, बाद में गांव वालों को मारा और आज इस वेताल का दिमाग चला था और उसने उस पिशाच को बुरी तरह फंसा डाला था। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई वो पिशाच कमज़ोर होता गया। उस बड़े से पीपल के पेड़ को छलनी होते हुए देख रहा था, लेकिन कम होती उस पिशाच की शक्ति के कारण वेताल उस पर हावी होने लगा था। ये ऐसा लग रहा था कि एक तरफ कड़कड़ाती सी बिजली हो और दूसरी तरफ एक काले रंग का धुआं, आपस में वो टकरा रहे हों और मैं बस खड़ा देखे जा रहा था। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई वैसे वैसे पिशाच कमज़ोर होता गया। वहाँ धूप की पहली किरण निकली थी। वो पिशाच सामने से गायब हो गया और जैसा हमने प्लान बनाया था वैसा ही हुआ। वो गायब होकर उस ताबूत में पहुंचा। वो ताबूत चौराहे पर पड़ा था, खुला। वो धूप की किरणें उस मरे हुए पिशाच के शरीर को इस तरह जला रही थी जैसे किसी का शव जलता है। वो धीरे धीरे धुआं होकर खत्म होता गया। वो चीखें पूरे गांव में जैसे छा चुकी थी। वो पूरा ताबूत जलकर भस्म हो गया और राख पड़ी थी वहां। तब वो वेताल वहीं उस पेड़ से मुझे बताए जा रहा था कि अंत कर दिया है हमने। उसके बाद दोबारा से उस वेताल ने मुझे कहा कि मुझे अपने पास लो। ये पेड़ का खत्म होना मेरे अंत को बता रहा है। मुझे यहाँ से छुटकारा होने दो। दोबारा उस वेताल को हाथ लगाया और उसकी पकड़ मुझ पर आ गई। इसके बाद हम उस गांव में इधर उधर गए और देखने लगे वो पिशाच कर क्या रहा था।
वो बड़ा सा जो लकड़ी का डंडा था उसके सहारे वो बिजली नीचे तक ला रहा था और नीचे पड़ी गांव वालों की लाशों को जिंदा करके वो प्रेत बना रहा था, वो पिशाच बना रहा था और बहुत सारी डरावनी डरावनी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। वो हर शक्ति जिंदा करना चाहता था। वेताल मुझे उन सब की जानकारी देता रहा। उसके बाद उस गांव का बड़ा सा पेड़ उसके मैं पास गया, वेताल को वहाँ से छोड़ा, उस गांव की तस्वीरें ली, हर चीज़ की जानकारी मैंने किताब में लिखी। 2 दिन तक वहाँ पर रहा मैं और वेताल ने उस गांव से हर प्रेत का अंत कर दिया। वो गांव दोबारा रहने लायक था, लेकिन यहाँ गांव वालों को लाना बेहद मुश्किल था। कुछ दिनों तक मैं वहाँ से भागे कुछ गांव वालों को ला पाया। वो गांव बहुत ही जल्दी बढ़िया बना दिया गया था। लोग जैसे जैसे वहाँ पर आते गए वो वेताल सबकी रक्षा करता। जाते वक्त भी उस वेताल ने मुझे कान में फुसफुसाया था, कभी मुसीबत पड़े तो याद करना मुझे, बस एक पकड़ होगी तुम्हारे सीने पर और तुम जहां को झुका दोगे। ये शब्द थे उसके जब मैंने उस गांव को छोड़ा था। मैं उस गांव से काफ़ी दूर आ गया और बाहर निकलते ही वही बूढ़ा इंसान मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। बच्चे, तू इतनी बड़ी मुसीबत से हंसता हुआ झेल गया, बाहर आ गया तू मौत को धोखा देकर। और मैं भी मुस्कुराता हुआ बिना शब्द कहे वहाँ से दूर निकल आया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जो मैं किसी को भी बताऊं तो वो यकीन नहीं करेगा। मैं आज एक बड़ा जर्नलिस्ट हूं, लेकिन इस कहानी को मैं किसी के सामने नहीं ला पाया। शायद काम मेरा कुछ और ही होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं अपने सीने में ही छिपा कर रखना चाहता हूं।